अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारा जो है सेशन 6 है, जिसको हम एक्चुअली कवर करेंगे, विच इज बेसिकली सिलेक्शन ऑफ राइट ब्रांडेबल डोमेन। ठीक है कि हमने ब्रांडेबल डोमेन, जब मैं इसको बताऊंगा ये होती क्या है एक्चुअली ब्रांडेबल डोमेन, और हमने इसको राइटली सिलेक्ट क्यों करना है और किस वजह से सिलेक्ट करना है और कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, मुझे कुछ चीजें जरा ये फिनिश कर लेने थे। कोई आइडिया है आप लोगों को ब्रांड एबल डोमेन का? कभी किसी ने यूज की है ब्रांड एबल डोमेन इन योर एसईओ? अच्छा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डोमेन है क्या। ठीक है, अगर ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है या बताया हुआ तो इसको भी देख लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट पुराना होगा और बाकी न्यू कंसेप्ट होगा। ठीक है, डोमेन एक्चुअली आपकी आइडेंटिफायर है। जो आप वेबसाइट बना रहे हैं, जो इसका यूआरएल होगा, वो बेसिकली आपका वो आइडेंटिफायर है जो ये बताएगा आपके यूजर को कि ये डोमेन किस काम के लिए है। ठीक है, जनरली जो डोमेन नेम होता है वो ही बता देता है कि ये ब्लॉग है या ई कॉमर्स वेबसाइट है या कोई और चीज है। अगर मेरी एक साइट है जो टेक्निक टेक रिव्यूज पे है, तो मैं क्या करूंगा, मैं techreviews.com रख लूंगा। ठीक है, इसी तरह डोमेन के दो फॉर्मेट चलते हैं, www.domain.com और mydomain.com। ठीक है, इसकी एक रीजन है, इसकी एसईओ रीजन भी है, एक जनरल रीजन भी है। ठीक है, ये जो चीज है इसको सर्च इंजन नॉर्मली एज ए सब डोमेन लेता है, तो इसलिए रिकमेंडेड किया जाता है कि आप mydomain.com, ये आपको वर्डप्रेस इजाजत देता है। जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना वेबसाइट, तब जरूरी नहीं होता कि आप साथ www लाएं, तो वो ऑटोमेटिकली रीड एंड राइट रूल बन जाता है और आपकी साइट जो है ना mydomain.com पे रिडायरेक्ट हो जाती है। क्वेश्चन ये है कि www रखना चाहिए या नहीं। इसकी एक तो एसईओ की एग्जांपल ये है कि अगर आपके 600 लिंक्स हैं तो नॉर्मली आपको 300 www के साथ आएंगे, अगर आपने रिडायरेक्शन नहीं लगाई हुई। और अगर आपने रिडायरेक्शन नहीं लगाई हुई तो HTTP के साथ 300 के साथ बनाए हैं आपने। ठीक है, तो आपके जो टोटल लिंक्स होंगे ना, अगर आप इस तरह देखेंगे तो वो 300 आएंगे, और आपके अगर इस तरह देखेंगे विदाउट www तो 600 लिंक्स आएंगे। ये फर्क आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक तो कहा जाता है कि आप माई डोमेन करें। ठीक है, और नेम रिकॉर्ड में जाके उसकी रिडायरेक्शन लगा लें, या आप क्या कहते हैं, उसकी एक जो सर्वर की एक फाइल होती है एच टी, क्या कहते हैं मुझे नाम भूल गया, उसमें जाके रिडायरेक्शन लगा ली जाती है। ठीक है, हाँ, एच टी एक्सेस। ठीक है, यार आप लोग तो मुझसे भी लाइक हो कसम से, इतना टेक्निकल काम जानते हो। मैंने आज एक बंदे को कहा, यार मेरी जो है ना ऑन पेज साइट की ना ऑन पेज एसईओ कर दो। उसने कहा सर आपको आती है? मैं कहा बस टाइम ही नहीं है। आउटसोर्स एवरीथिंग। अच्छा, www टेक एज डोमेन्स, दैट्स वाई जो मैंने आपको बताया है कि क्यों हम जो है ना इसको एज ए सब डोमेन लेता है नॉर्मली। ठीक है, एक्चुअली ये जो डॉट आ जाता है ना, डॉट, ये बताता है कि ये इट्स ए सब डोमेन। सो अवॉइड, मैं पर्सनली कभी ये फॉर्मेट नहीं यूज करता। ठीक है, और मैं हमेशा ये ही यूज करता हूँ। ठीक है, टेक्निकली ये आपके सर्वर जैसे कंप्यूटर, जो सर्वर बेसिकली कंप्यूटर ही होता है, उसके ऊपर हार्ड डिस्क होती है, और हार्ड डिस्क पे जो है एक फोल्डर होता है जो आपकी वेबसाइट होती है, उसका ये एड्रेस होगा अगर वो एसईओ कोचिंग की साइट है। लेकिन जब उसके ऊपर जो हमारा वेब सर्वर रन हो रहा तो वो उसको इस तरह कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये जो डोमेन नेम है वो बेसिकली आपके सर्वर को पॉइंट कर रही होती है, उसी में आपका डेटा होता है। ठीक है,
होता वो एक सिंपल कंप्यूटर, या बस वेब सर्वर उसकी स्टाइल या फॉर्मेट चेंज कर देता है। ठीक है। पब्लिक HTML डायरेक्टरी होती है जहाँ जो आपकी जो फॉर्मेट समझाया है सारा। अगर आपकी डोमेन है तो उसकी कुछ बेसिस होती हैं। ठीक है, कीवर्ड्स के हिसाब से। फर्ज करें कि आपकी ये डोमेन है डाउनलोड ओडेन, तो हम इसको दो कैटेगरीज में ले जाते हैं। जो क्लासिफिकेशन भी आप इसको कह सकते हैं, डोमेन क्लासिफिकेशन, बट दे ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग होती है। जब भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो वो किसी चीज की बेसिस पे हो रही होती है। तो बेसिस क्या है हमारी, क्या चीज है बेस? इट्स कॉल्ड कीवर्ड। ठीक है। ऐसी डोमेन्स जिनके नाम आता है जिनके डोमेन के अंदर, तो वो इनरिच्ड डोमेन्स कहलाती हैं कीवर्ड के हिसाब से। इनरिच्ड का मतलब ये है कि उसमें कीवर्ड है आइदर ए पार्ट और फुल नेम। ठीक है। अगर कीवर्ड नहीं है उसमें तो हम उसको कहते हैं नॉट कीवर्ड इनरिच्ड डोमेन। ठीक है। आगे कुछ टाइप्स आ जाती हैं, डोमेन टाइप्स कह लें या डोमेन की कैटेगरीज कह लें। कीवर्ड इनरिच डोमेन की, क्योंकि अगली जो हमने टाइप्स डिस्कस करनी है वो नॉर्मली मार्केट में बताई तो जाती है, लेकिन अक्सर लोग उसको गलत डिफाइन करते हैं। ठीक है। एग्जैक्ट मैच डोमेन का मतलब ये है कि ये जो आप बैक स्लैशेस देख रहे हैं ना डोमेन, और इधर कॉम या जो भी आपकी TLD हो, या उससे पहले जो डॉट आता है, उसके दरमियान आपका सिर्फ कीवर्ड होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसको हम कहते हैं एग्जैक्ट मैच डोमेन। ठीक। समझाया भी गया है कि देखें ये पूरा कीवर्ड है हमारा डाउनलोड ओडेन, और हमने उसको ऐसे पूरा किया हुआ है। ठीक है। इसी तरह डाउनलोड ओडेन डॉट org, डाउनलोड ओडेन डॉट कॉम, डाउनलोड ओडेन डॉट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब कि एनी डोमेन TLD को हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन्स, जो आप रजिस्टर करवा सकते हैं ऑन किसी भी डोमेन प्रोवाइडर के ऊपर। ठीक है। कहा यही जाता है कि डोमेन की प्रेफरेंस नहीं होती, लेकिन गूगल डोमेन्स की प्रेफरेंस देता है। तो पर्सनली मैं .com, .net और .org को यूज करता हूँ, ये मेरा स्ट्रक्चर है। लेकिन जो प्रेफरेंस है वो है .com, .org, .net। ठीक है। मैं .org क्यों नहीं यूज करता, मैं अपनी राय दूंगा कि मुझे .org पसंद नहीं है। ये लेबल नहीं, नाम नहीं मुझे इतना पसंद है। ठीक है। रखता हूँ जहाँ जो मुझे चाहिए मैं ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ ORG बेसिकली एक जनरल कंसेप्ट है रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यार ये एक ऑर्गेनाइजेशन की डोमेन है और वहां पर मैं जाके वेट लॉस की साइट बनाई हो, तो वो एक कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है। सर अब तो हर कुछ चल रहा है, शाश्लक ही बन गया है डोमेन का काम। तो ऐसे ही है ना, लोग तो ये भी करते हैं कि थ्रेड पोस्ट करते हैं, यार मैंने कोई डोमेन स्टार्ट करनी है तो मुझे अच्छा सा डोमेन नेम बताओ। और भाई जिसने जो काम करना है उसके हिसाब से अपनी डोमेन चूज करो। अब मैंने अगर टेक्निकल साइट्स बनानी है, कोई टेक के रिव्यूज बनानी है, तो जाहिर बात है मैं टेक से रिलेटेड बनाऊंगा, ताकि एक रीडर आए तो उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा यार टेक की साइट है, उसका माइंड सेट ही वही हो जाएगा। और वहां पर मैं हलवापूरी.com तो नहीं खोल सकता ना, मैं वहां पर टेक रिव्यूज खोलूंगा या बेस्ट टेक रिव्यूज बनाऊंगा। ठीक है। यही होगा ना। या ग्वालमंडी.com के ऊपर मैं वर्डप्रेस के आर्टिकल्स डाल दूं। सो ये एक लॉजिक अपने जहन में रखिए कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट नाम ले रहे हो ना, तो ये सोचें कि वो निच कौन सी है, ताकि आपका रीडर समझ सके इस डोमेन से मैं किधर जाऊंगा और मैं क्या मतलब कि अवेलेबल होगा इस डोमेन पे। बहुत सादा सी बात है, अगर मैं वर्डप्रेस beginner.com जो अली किसकी है, बल्कि भाई की है, उसके ऊपर अगर मैं वहां पर जाके wp-beginner.com की साइट का अगर डोमेन ली होती मैंने, ठीक है, और वहां पर जाके मैं ब्लॉगर की टिप्स देना शुरू कर देता जो गूगल का है, तो वो तो एक अजीब ही बात हो जानी थी ना, क्योंकि डोमेन बता रही है कि ये वर्डप्रेस की है, वर्डप्रेस के मुतालिक इंफॉर्मेशन देगा। तो ये चीज हमेशा जहन में रखिएगा, और जरूरी नहीं होता पूछने का, थोड़ी सी अकल खुद लड़ा लेते हैं। मुझे वो बहुत लोग अजीब लगते हैं वैसे।
आपको नहीं लगता, फील होता है ये बंदा बिजनेस करने आया है और उसे अपने बिजनेस का नाम ही नहीं दे पाता। इसी तरह पार्शियल मैच डोमेन्स हैं, ठीक है। पार्शियल मैच डोमेन्स में बहुत से लोग गलतियां करते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली इस डोमेन को, जैसे ये डाउनलोड info.com है ना, इसको भी एग्जैक्ट कह देते हैं, कहते हैं कि कीवर्ड तो पूरा है ना इसके अंदर, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि कीवर्ड तो पूरा है लेकिन कीवर्ड के साथ भी कुछ है। तो जब वो कीवर्ड से थोड़ी सी चीज आगे निकल जाती है एक्चुअल कीवर्ड से, तो वो पार्शियल मैच बन जाती है। उफ, बड़े अरसे बाद एसईओ का लेक्चर दे रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। कहने की बात यह है कि जब आपने पार्शियल मैच करना है, तो पार्शियल मैच का मतलब होता है कोई करेक्टर, कोई नंबर आपके ओरिजिनल या मेन कीवर्ड है उसके साथ आ जाए, ठीक है। तो कीवर्ड प्लस करेक्टर्स और नंबर उसमें आ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी है, जरूरी नहीं होता कि आपका पूरा कीवर्ड इसके अंदर आ जाए। पार्शियल मैच फिर भी होगी, क्योंकि पार्शियल मैच डोमेन आपके कीवर्ड के हिसाब से हो रही है। अगर वो उसका पार्श एक मतलब मामूली सा पोर्शन भी आपके कीवर्ड से मैच कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं पार्शियल मैच डोमेन, ठीक। जैसे माई डाउनलोड ओडिन .com है, ठीक है, ये भी पार्शियल मैच है क्योंकि करेक्टर आ गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर माई ओडिन आ जाता है, ठीक है, तो ये भी पार्शियल मैच बन जानी थी, क्योंकि इसका एक हिस्सा कीवर्ड में अवेलेबल है, ठीक है। Character are numbers plus keywords. Domain having keyword static.tld or static keyword.tld, where static means anything either number or character. Hopefully इतनी की समझ आ जाएगी इंग्लिश की। आजकल दिन रात ही तो इंग्लिश चल रही है। मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो जो भी इंग्लिश आती है ना, जहन में बोलता जाता हूँ, कोई सेंटेंस का कोई ख्याल नहीं होता, बस बोलना है, दैट्स इट। अगले बंदे को भी पता। अब पहले इंटरव्यू में तो मैं काफी कंफ्यूज था, तो जो दूसरा इंटरव्यू लिया तो उसमें मेरे थोड़े से क्वेश्चन सेट हुए। आज जो इंटरव्यू लिया वो सबसे बेस्ट था, क्योंकि उसमें बड़ी अच्छी ग्रामर भी बोली है, सही तरीके से बात भी की है। तो इसलिए इंग्लिश से नहीं डरना, बोल दिया करो जो आती है मुंह में। अच्छा, ब्रांड। अच्छा, ये ब्रांड डोमेन और ब्रांड एबल डोमेन में बहुत फर्क है। अभी ये कंफ्यूज ना हो जाना कि ये जो मैं ब्रांड डोमेन कह रहा हूँ वो वही है जो ब्रांड एबल डोमेन। ब्रांड डोमेन में ये होता है कि विच इज हैविंग ए लिटिल कीवर्ड एंड रिलेटेड टू कीवर्ड निच। लाइक अगर मेरी ब्लैक मार्ट अल्फा है, ठीक है, तो एंड्रॉयड ऐप, एंड्रॉयड ब्लैक मार्ट, एंड्रॉयड मार्केट प्लेस, बेस्ट एंड्रॉयड ऐप, इस तरह के जो नाम है ना, वो बेसिकली ब्रांड डोमेन में आते हैं। जैसे पे डे लोन है, लोन शॉप ऑनलाइन, पे डे शॉप ऑनलाइन, इस तरह की चीज है। तो किसी हद तक जो ब्रांड डोमेन हम कहते हैं, अगर अगर वो कीवर्ड उसमें आ रहा है तो वो थोड़ा सा पार्शियल मैच भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप देख रहे होते हैं कि वो पूरी निच को टारगेट हो रहा है, जैसे लोन शॉप है और उसमें हमारा कीवर्ड पेड है लोन तो आ रहा है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर पे डे लोन को टारगेट नहीं किया जा रहा है, इसको पूरे निच को टारगेट किया जा रहा है, जैसे पे डे शॉप है, ठीक। यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि ऐसी साइट है जिसपे पे डे लोन्स के मतलब बात की जा रही है, ठीक। ये पीएमडी के भी कैटेगरीज में आ जाती हैं और ये ब्रांड डोमेन है। लेकिन नॉर्मली जब निच को टारगेट किया जा रहा होता है तो हम उसको कहते हैं ये ब्रांड डोमेन है। नेक्स्ट थिंग, अभी तक इधर तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दो यार। एक तो यार आप लोगों को समझ सारी आ जाती है। काशिफ बैठा है इधर? क्यों काशिफ? समझ आ रही है? चलें, ठीक है। तो फिर अगली चीज ये थी कि
नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है कैटेगरीज बेस्ड, जो कि कीवर्ड के बगैर होती हैं डोमेन्स, नॉट कीवर्ड इनरिच्ड डोमेन। इसका मतलब ये होता है कि इसमें कीवर्ड नहीं होता। ठीक, एक तो नो मैच डोमेन आती है जनाब, सीधी सी बात है, इसमें कीवर्ड का लेना देना ही नहीं होता आपकी डोमेन में। मतलब कीवर्ड है टॉप एंड्रॉइड ऐप और आप, मतलब कीवर्ड है ब्लैक मार्ट और आप जो है ना टॉप एंड्रॉइड ऐप बना रहे हो। ठीक है, ये नॉट एंड्रॉइड। कीवर्ड है ब्लैक मार्ट और जेम्स ईटीसी जिसने ब्लैक मार्ट ऐप बनाई वो अपने नाम से बना देता है डोमेन। ठीक है, क्या बात हो जाए नो मैच पे। नो मैच से मतलब क्या, snanShabir.com और उसके ऊपर वर्ड प्रेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट्स इट, नो मैच। हाँ भाई, नो मैच। कीवर्ड की ऐसी तैसी आके दिखाए डोमेन के अंदर। जैसे ये ऑनलाइन गिटार लेसन है कीवर्ड और डोमेन है shredsource.com। ठीक है, कोई ताल्लुक है श्रेड सोर्स का ऑन, कोई ताल्लुक बनता है श्रेड सोर्स का ऑनलाइन गिटार लेसन से? अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं कि ब्रांडेबल डोमेन इधर से ही बनती है जो इनरिच नहीं होती। मैं आगे बताता हूँ। ठीक, डोमेन के कुछ स्टेटस होते हैं, एक्टिव, एक्सपायर, ग्रेस पीरियड और डिलीटेड, ज्यादा आपको नेट से मिल जाएगी। तो इसमें ये होता है कि अगर डोमेन एक्टिव होती है उसका मतलब ये होता है कि आपके रजिस्टर्ड है, एक्सपायर का मतलब ये होता है कि रजिस्टर्ड तो है बट अब वो कोई और बंदा भी परचेज कर सकता है, उसने रीन्यू नहीं कराया एक्चुअल ओनर ने, तो आपको ग्रेस पीरियड दे दिया जाता है, फिर ऑक्शन में चली जाती है अगर ग्रेस पीरियड में भी ओनर उसको रीन्यू नहीं कराता। डिलीटेड का तो मतलब है, ये नेट से देखो, मुझे एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, इसकी जरूरत ही नहीं मुझे कभी महसूस हुई, तो इसलिए ज्यादातर बेहतर ये तो आपको कोई होस्टिंग एक्सपर्ट ही बता सकता है कि डोमेन्स का क्या टाइम है, तो वो नेट से देख लें। इसके लिए एक साइट है डोमेन टूल्स, ये भी मैं आई थिंक मैं पहले बता चुका हूँ। टेक्निकली स्पीकिंग जो एक्सपायर्ड डोमेन्स होती हैं वो इंडेक्स होती हैं और जो डिलीटेड डोमेन्स होती हैं वो इंडेक्स नहीं होती। जब एक डोमेन इंडेक्स होती है, इंडेक्स से हमारा गूगल में इंडेक्स होते हैं, तो उसकी एसईओ वैल्यू अलॉट बेटर देन ए डिलीटेड डोमेन। सो डिलीटेड डोमेन के भी कुछ फायदे हैं और नुकसानात भी हैं, इस तरह एक्सपायर्ड डोमेन्स के भी कुछ फायदे हैं कुछ नुकसानात हैं, दोनों चीजों को हम देख लेते हैं। बेसिकली डिलीटेड डोमेन्स आर नॉट इंडेक्स्ड इन गूगल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। डिलीटेड डोमेन में मे हैव पेनल्टीज बाय गूगल, क्योंकि डिलीटेड डोमेन इंडेक्स नहीं होती तो हमें ये नहीं पता होता कि उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगी है या नहीं गूगल की तरफ से। सो ये थोड़ा सा रिस्क होता है और आल्सो आप उसकी बैकलिंकिंग प्रोफाइल या उसकी क्या एसईओ वैल्यू है उस डोमेन की वो आप चेक नहीं कर सकते। हाँ, इसका एक बहुत फायदा होता है कि बात का आपको बड़ी हाई पीआर डिलीटेड डोमेन होती है ना, वो एक नॉर्मल डोमेन की प्राइस पे लाइक $3 GoDaddy या नॉर्मल प्राइस $9 पे मिल जाती है। और ये एज डोमेन भी आपको मिल जाती है। ठीक है, और उसका जो फायदा जो होता है जब आपने एक एज डोमेन इंडेक्स करवा ली गूगल में, मतलब 8 साल 10 साल इंडेक्स होगी गूगल, सस्ती ले ली आपने, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी लिंक बिल्डिंग साथ में स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा फायदा था। मैं ये कहता हूँ, ये इसकी एक मिसाल देता हूँ कि नई नवेली दुल्हन और एक्सपायर्ड शुदा दुल्हन, मतलब कि डिवोर्स हो के दोबारा उसका शादी हो, तो जो नई होती है ना वो अपने ससुराल को इतना अच्छा हैंडल नहीं कर सकती, यानी गूगल को इतना अच्छा हैंडल नहीं कर सकती। ठीक है, जो 2 साल पुरानी, जिसने पहले 2 साल शादी की हुई हो, फिर उसकी डिवोर्स हो गई हो, फिर दोबारा शादी हुई हो, ठीक है, वो अपने ससुराल को सही हैंडल कर सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अब प्रॉब्लम अगर ससुराल तगड़ा हो, ठीक है, अब ससुराल से हमारा ये नहीं होता कि गूगल, अब मैं फिर आपको बता दूं कि ससुराल से हमारा गूगल नहीं है, ससुराल से हमारा बैकलिंक बिल्डिंग कैंपेन्स,
अगर आपके एक डोमेन न्यू है, सुबह आपने ली है, शाम को इंडेक्स की और अगले दिन आपने 10 पीआर लिंक्स उसको फेंक दिए हैं, तो दैट इज ए क्लियर कट जो गूगल के लिए पेनल्टी आइटम है। ठीक है, तो हम राइट अवे नहीं, हम क्या करते हैं, हम डोमेन को उसके हनीमून पीरियड से गुजारते हैं। ठीक है, जो नई डोमेन होती है उसका एक हनीमून पीरियड होता है, यानी कि ससुराल को भी समझ, कुछ ससुराल कहते हैं जी पता तो चले आखिर कैसी है दुल्हन, कुछ उसको टाइम देते हैं, दुल्हन को ससुराल को टाइम दे रही होती। तो इस तरीके से जो उसका हनीमून पीरियड चल रहा होता है, सारी उसकी इज्जत करते हैं। ठीक है, तो नई नई डोमेन की भी सारे सर्च इंजन लो जी आओ भगत करते हैं। ठीक है, हम उसको कहते हैं नई नई। लेकिन जैसे ही उसकी बैकलिंकिंग स्टार्ट होती है तो हम उसको गूगल उसके सैंड बॉक्स पीरियड में डाल देता है। उस सैंड बॉक्स पीरियड का मतलब होता है गूगल टेस्ट कर रहा होता है, हाँ भाई ये जो इसके रिश्तेदार आ रहे हैं ये भी ठीक है या नहीं, जो रिश्तेदार से हमारा जो बैकलिंक्स है। ठीक है, तो वो सारे पीरियड को चेक करना शुरू कर देता है। लेकिन जब कोई हाई पीआर डोमेन है, डिलीटेड है, एज्ड है, एक्सपायर्ड शुदा दुल्हन है, 2 साल पुरानी, डिवोर्स्ड वगैरह, तो उसका तो आते ही जहाँ तो झगड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगी हुई है तो वो फारग हो जाएगी, गूगल उसको ससुराल वाले घर से निकाल देंगे, गूगल भी उसको फारग कर देगा। ठीक, तो यहाँ फिर वो इतनी तगड़ी होती है कि आते ही वो रैंकिंग में आ जाती है। बात समझे या नहीं? रैंकिंग में क्यों आती है कि आपने डोमेन आज ली है, रात को इंडेक्स हुई है और सुबह आपने उसके ऊपर पीबीएन लिंक्स फेंक दी हैं 10 से 12। एक्चुअली वो तगड़ी होती है, सियानी होती है, कह लें समझ ले, तो वो फौरी तौर पर रैंकिंग में आना शुरू हो जाती है। गूगल को कहता है यार ये तो पुरानी है, इसका मतलब ये है कि इसका सैंडबॉक्स पीरियड भी खत्म हो चुका है, इसका हनीमून पीरियड भी खत्म हो चुका है। सो इस वजह से उसको एआई डोमेन होने का प्लस बेनिफिट मिलता है। इसका एक और बहुत फायदा है कि आप एक डिलीटेड और एक्सपायर्ड डोमेन बड़ी जगह से मिल जाती है यार। अच्छा, डिलीटेड और एक्सपायर्ड डोमेन जो है ना, उसको किसी ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर गूगल ने पेनल्टी डाल दी है, तो क्या करते हो कि आप एक डिलीटेड और एक्सपायर्ड डोमेन ले लेते हो। ठीक है, और जो साइट पेनल्टी डली होती है उसको क्या करते हो, कॉपी मारते हो, नई साइट पे रिडायरेक्ट कर देते हो 301। ठीक है, कुछ अरसे के बाद आप क्या करते हो कि उस साइट रैंक हो जाती है, गूगल की पेनल्टी फैक्टर खत्म हो जाता है, तो आप उसको एक और नई डोमेन लेके, फ्रेश डोमेन लेके 301 पे, जो डोमेन आपके निश से रिलेटेड है, उस पे लेके 301 रिडायरेक्ट करके सारा लिंक जूस फ्लो कर देते हो। तो इसलिए भी ये बहुत ज्यादा यूज होती है। यही बेस्ट वे होता है जब आपने कोई पेनल्टी आइटम किसी साइट से रिमूव करनी होती है। एक मिनट यार, सेटिंग थोड़ी कर लें। हाँ भाई, थक तो नहीं गए? ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया? या आता है सब कुछ? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। करो करो सवाल यार, सवालों से किसने रोका है? अब मुझे एसईओ बोली जरूर नहीं है, मैं एसईओ में रहा नहीं इतना इन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एसईओ मुझे बोल गई है। थोड़ा बहुत तो जवाब दे ही दूंगा भाई, जितना का आता है। तेरी तुम्हारे क्वेश्चन की नहीं समझ आ रही यार हुसैन। 301 रीडायरेक्ट इज आल्सो ए क्लियर कट फॉर गूगल, क्या मतलब है? पंजाबी में बात कर लो यार, इंग्लिश मुश्किल हो सकती है। मैं बताता हूँ काशिफ, तुम्हारा क्वेश्चन मैं आगे क्लियर करूँ, करना चाहिए या नहीं करना है। हाँ, डायरेक्ट लिंक जो उसका कोई इश्यू नहीं है, नहीं होता। यही तरीका कार है, यही दुनिया कर रही होती है ऐसी। ठीक है,
नहीं नहीं नहीं। कोई इश्यू नहीं पड़ता। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, वो रैंक मोर कीवर्ड मेथड है। बताया तो था कि वो उस प्रोडक्ट में है। तैमूर गौदल बताया तो था। मैं देखता हूँ, मेरे पास उसके ऊपर लिखा हुआ कुछ मटेरियल पड़ा है तो मैं अभी वो साथ ही लगा दूं। ठीक है। विच वे इज मोर इफेक्टिव? अब्दुल वहाब कौन सा? यार 301 रीडायरेक्ट जो हम लेते हैं ना, अगर तो हम उसको एज ए बैकलिंक ले रहे हैं तो वो हम क्या करते हैं कि 301 रीडायरेक्ट का एक बैकलिंक ले रहे हैं अपनी वेबसाइट को, तो हम स्पैम से हिट करते हैं उस साइट को। लाखों लिंक बना देते हैं जो जिस साइट से हम 301 रीडायरेक्ट ले रहे होते हैं, अगर हमारी अपनी साइट है। ऑफ कोर्स जो 301 रीडायरेक्ट वाली साइट होगी ना, वो साइट एक बड़ी साइट होगी। बड़ी साइट से मुराद वो एज्ड होगी। ठीक। तो स्पैम से हिट करते हैं तो लिंक जूस मैक्सिमम फ्लो करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक मेथड है रैंकिंग का, जो नॉर्मली हम 301 रिडायरेक्ट करते हैं। नॉर्मल 301 रिडायरेक्ट करें तो जो एक साइट का ऑलरेडी पेनल्टी आइटम भी है और उसके ऊपर जो लिंक जूस भी जा रहा है वो फॉरवर्ड होता है। हम क्या करते हैं, डिलीटेड डोमेन लेके वो पेनल्टी रिमूव करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं कि डिलीटेड डोमेन से रैंकिंग नहीं आती, लेकिन पेनल्टी रिमूव हो जाती है। ठीक है। जब पेनल्टी रिमूव होती है आस्ता आस्ता, तो हम उसको रीबिल्ड करते हैं उसकी रैंकिंग को। जब रैंकिंग रीबिल्ड हो जाती है तो हम फिर 301 रीडायरेक्ट करके अपने पसंदीदा डोमेन पे दोबारा उसकी रैंकिंग ले जाते हैं। बात समझे या नहीं? वाह जी वाह, वाह जी वाह। काशिफ भाई कह रहे हैं 301 रीडायरेक्ट होता क्या है? इसे हम कहते हैं परमानेंट रीडायरेक्ट। परमानेंट रीडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जितने भी लिंक्स इस साइट पे आ रहे हैं ना, इनका लिंक का जो ताल्लुक है वो ले जाओ उधर, लिंक जूस बना दो दूसरी साइट के जिसको हमने 301 रीडायरेक्ट किया है। समझे या नहीं? एक 307 रीडायरेक्ट होता है, आई थिंक सो। वो हम उसे कहते हैं टेम्परेरी रीडायरेक्ट। उसमें लिंक यूज नहीं जाता उधर। ठीक है। वो तो एक ये होता है कि एक लिंक गया बस, दैट्स इट, रीडायरेक्ट खत्म हो गए। लेकिन 301 रीडायरेक्ट होता है परमानेंट रीडायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, हम कहाँ तक पहुंचे? ठीक है, हमने। अच्छा, अब इसके नुकसानात है ना, तो इसके फायदे भी हैं। ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ डिलीटेड डोमेन के। अब अगली चीज आ जाती है एक्सपायर्ड डोमेन। जो एक्सपायर्ड डोमेन जो होती है वो बेसिकली इंडेक्स होती है गूगल में। उसका फायदा, ये सबसे बड़ा फायदा है, इसको हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक्सपायर्ड डोमेन जो होती है ना हमेशा फायदे की होती हैं। वो उसका प्लस पॉइंट ज्यादा होता है, एज जो होता है डिलीटेड डोमेन। क्योंकि जब कोई डोमेन इंडेक्स होती है गूगल में तो क्या होता है कि हम उसको अपनी मनी साइट के तौर भी, मैं इवन डिलीटेड डोमेन भी यूज करता हूँ मनी साइट के ऊपर था। अच्छा, तो हम इसको मनी साइट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी साइट से मुराद आपकी मेन साइट। ठीक, कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा आगे। और फिर उसका एनालिसिस हो सकता है कि इसका जो लिंक्स कैसे हैं, लिंक्स किस तरह हैं। आप एनालिसिस टूल्स लाइक Ahrefs यूज कर सकते हो, मॉज यूज कर सकते हो, सम अदर। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला जो इनका होता है कि एक तो ये आसानी से मिलती नहीं है और दूसरा ये एक्सपेंसिव होती है। ठीक है। जिसकी वजह से हसनैन शबीर बेचारा 2 वीक्स लगा रहा और उसको डोमेन नहीं मिली। ठीक है। और क्वालिटी डोमेन आपको वैसे भी नहीं मिलती। सो टेक्निकली जो एक्सपायर्ड डोमेन्स होती हैं वो एक्सपायर्ड हो चुकी होती हैं डोमेन प्रोवाइडर, और डिलीटेड डोमेन्स जो डिलीटेड हो चुकी होती हैं। सो अभी हम देखेंगे, ये एक फार्मूला जो ड्राइव किया था, ये मेरा नहीं है, ये किसी का है। ठीक है। तो
एक्सपायरी या डिलीटेड डोमेन को हम यूज क्यों करते हैं और किस लिए यूज करते हैं? एक तो हम पीबीएन डोमेन्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर एक डिलीटेड डोमेन है, उसका नॉर्मली पीआर तो कुछ नहीं होता, उसका टीएफ और सीएफ अच्छा है, पीएडीए अच्छा है, तो हम उसको एज ए पीबीएन डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, मनी साइट के तौर पे भी यूज करते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट आता है ब्रांड एबल डोमेन। अच्छा, ब्रांड एबल डोमेन का मतलब ये होता है कि एक साइट जिसका कोई तल्लक ही कोई नहीं है आपकी प्रोडक्ट या आपके निच से या आपके आर्टिकल से, या अगर मैं वेट लॉस है और मैं साइट लेके आ जाता हूँ श्रेड सोर्स, या कह लें कि जैसे ऑनलाइन गिटार लेसन है और साइट है shredsource.com, तो यार आप लोग कहेंगे क्या पागलपन है यार, ये साइट कौन सी उठाई और किस चीज को रैंक कर रहे हैं उसके ऊपर? श्रेड सोर्स के ऊपर रैंकिंग हो रही है गिटार लेसन की, है ना बात कोई बेतुकी सी? देखो, अगर मैंने कोई हेल्थ में कोई डोमेन लेनी ना, हाई पीआर ब्रांड एबल डोमेन, तो मेरे पास $5,000 का बजट हो तो मुझे अच्छी डोमेन मिलेगी, ठीक है। इसका एक तरीका कार ये तो है कि या तो बहुत अच्छी डोमेन, क्वालिटी की डोमेन ले लें ब्रांड एबल डोमेन को, अगर हमने एज ए मनी सेट, या फिर एक अच्छी डोमेन ले लें, अच्छी से हमारा नॉर्मल पैसों में ले लें और उसको अच्छा बना लें, ठीक है। ये दोनों तरीके यूज होते हैं। बात आई समझ में या नहीं? $10 की डोमेन लो, फिर उसको पावरफुल बनाओ, फिर उसके ऊपर अपने निच का काम स्टार्ट करो। इससे हम कहते हैं ब्रांड एबल डोमेन। ऐसी डोमेन जो थी नहीं वैसी हो गई, यानी ऐसी डोमेन श्रेड सोर्स डोमेन थी जिसका गिटार लेसन से कोई तल्लक नहीं, लेकिन हमने उसके ऊपर वर्क किया, या उस बंदे ने वर्क किया और उसको गिटार लेसन निच में रैंक कर दिया। आई बात समझ में या नहीं? या दोबारा बताऊं? सही से बताना ये समझ आई हो किसी को। ये होती है ब्रांड एबल डोमेन। थोड़ी थोड़ी क्यों आई तैमूर? मेरे ख्याल है मैं बड़े सादा लफ्जों में बता दी। अच्छा, इस वजह से पता नहीं, आजकल तो मैं किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देता, ना तो मैं कोई लिंक बनाता हूँ, ना मेरी कोई एसईओ की साइट है, ना मेरा पीबीएन है इस वक्त, ठीक है। इसलिए मेरे लिए तो आजकल एसईओ ही डेड है। हसैन शबीर का क्वेश्चन है जी, पीआर को आप कितनी इंपॉर्टेंस देते? लेकिन मेरे नजदीक पीआर की बहुत इंपॉर्टेंस है। उसकी रीजन क्या है कि गूगल का एक ही रैंकिंग फैक्टर है जो लोगों को पता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पीआर, ठीक है। पीआर के बाद अगर कोई रैंकिंग फैक्टर है तो वो टीएफ है, ठीक है, जिसको आजकल मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, आजकल नहीं बल्कि जिसको अब कंसीडर करता हूँ, ये मैजिस्टिक का है, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि पीआर, अब एक्चुअल पीआर किसी को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि गूगल ने अब इसको पब्लिक करना छोड़ दिया है, ठीक है। इस वजह से पीआर डेड नहीं है, पब्लिक पीआर डेड है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अमर अपडेट हो रहा, अमर अपडेट हो रहा है, पर आप लोगों को नहीं पता। बेसिकली गूगल की एक टूल बार थी, टूल बार के ऊपर जो पीआर अपडेट होता था ना, ये उसके लिए रिलीज होता था। गूगल ने टूल बार डिसकंटिन्यू कर दी तो पीआर भी डिसकंटिन्यू हो गया। उन्होंने पब्लिक ड्रामे ही खत्म कर दिए, क्योंकि पीआर के बेस के ऊपर बहुत कुछ पैसा बहुत दुनिया ने कमाया हुआ है। अच्छा, एक्सपायर्ड डोमेन को अगर मनी साइट लाइक blackmart.info इस्तेमाल करना है तो दो रीजंस, ठीक है, नॉर्मली होती है, ठीक है। हाँ, ये तो पहले भी कर चुके हैं, पीबीएन डोमेन्स, ठीक है। और एक बड़ी कॉमन रीजन है 301 रिडायरेक्ट, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों हम एक्सपायर्ड डोमेन या डिलीटेड डोमेन्स को यूज करते हैं, ठीक। एक्सपायर्ड डोमेन को हम मनी साइट के तौर पे क्यों इस्तेमाल करते हैं? नॉर्मली फ्रेश डोमेन को ये दो गूगल ट्रीटमेंट मिलती हैं। एक तो मिलता है जी हनीमून पीरियड, ठीक, ये नॉर्मली 30 डेज का होता है। सैंडबॉक्स पीरियड, सैंडबॉक्स का जैसे ही आपने बैकलिंकिंग
स्टार्ट की है और थोड़ी सी आपने एग्रेसिव हुए हैं तो गूगल कहता है आजा पुत्र बैठ जाओ जरा, मैं तेरा तसल्ली नाल इलाज कर दूंगा। ठीक, बात समझे या नहीं? वो देखेगा आपको, तसल्ली से ख्याल करेगा। ये नॉर्मली 22 to 3 वीक्स का पीरियड होता है। ठीक है, और इसी में हम बेवकूफी करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि नॉर्मली सेकंड मंथ तक अपनी डोमेन को ऐसे ही लेके चलो जैसे आराम से, कोई तकल्लफ नहीं, आराम से आस्ता आस्ता। थर्ड मंथ से उसके ऊपर जब गूगल भी इतनी केयर नहीं करता और शुरू हो, हम क्या होता है आई डोमेन ली और कल ही हमने 20 डेव 2.0 बना के लिंक्स फेंक दिए, फिर बाद में कहते हैं अजीज भाई रैंकिंग नहीं आती। और भाई अग्रेसिव तो एक लिंक भी है, PR4 का लिंक फेंको अग्रेसिव हो जाता है वो। ठीक है, स्टार्ट स्टार्ट हमेशा सोशल सिग्नल्स से करो, मैक्सिमम लाइक्स लेके आओ, और बेहतर तो है कि ओरिजिनल लाइक्स लेके आओ। आपका कंटेंट अच्छा हो, आपका रीडर शेयर करे, नॉट आप शेयर करो। ठीक है, वो एक्चुअल लाइक्स होते हैं। लेकिन जब एक एक्सपायर्ड डोमेन आप यूज करते हो तो आप ये दोनों पीरियड से बाहर निकल आते हो। ठीक है, आपको ना हनीमून पीरियड का डर होता, ना सैंडबैग्स। इसका मतलब कि आज मैंने एक्सपायर्ड डोमेन ली, इंडेक्स की, और कल मैंने PR5 का लिंक्स उसको दे दिया, दैट्स नॉट हर्ट हिम, हर्ट द डोमेन। ठीक, सो फायदा क्या है कि ये ऑलरेडी सैंडबॉक्स पीरियड से गुजर चुकी होती है इन मोस्ट केसेस। अगर इनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगी तो आप इमीडिएटली क्वालिटी लिंक बिल्डिंग या हाई PR लिंक बिल्डिंग फ्रॉम डे वन उसके ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। सो यू आर ऑन स्पीड रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग जरा आपकी फास्ट हो जाती है। फिर एक और चीज है जो कोर ऑफ एसईओ है, बकौल एलेक्स बेकर, ये मेरा नहीं है, ये कोर ऑफ उसका कंसेप्ट है और मुझे 100% यकीन है ये करेक्ट भी, और मैं इसको करेक्ट मानता हूँ कि जो एसईओ की बेस है वो एक तो अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करती है और रेलिवेंसी। ठीक है, अथॉरिटी तो हमें मिल गई, PR हमने ले लिया, फर्ज करो हाई PR साइड ले ली तो हमने अथॉरिटी ले ली। ठीक है, क्योंकि हाई PR मींस अथॉरिटी। अब अथॉरिटी को रेलिवेंट करना है। ठीक है, एक अथॉरिटी आपके पास, आपका केस है, आपका कोई मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई इशू है, बट आपके पास बंदा जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट में अथॉरिटेटिव है, तो अथॉरिटी तो है उसके पास, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है। उसका एक ही हल है कि उस बंदे को वहां से रिजाइन करवाया जाए और एजुकेशन में टॉप सीट पे बिठाया जाए, तब रेलिवेंसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, बात समझे या नहीं? अच्छा, समझ गए। सो हैविंग ए हाई PR डोमेन नॉर्मली कवर्स अथॉरिटी फैक्टर इन कोर ऑफ एसईओ फार्मूला। इस वजह से हम एक्सपायर्ड डोमेन ले लेते हैं। ठीक है, हाई PR, हाई अथॉरिटी। अब जो है ना, रेलिवेंसी हम दो किस्म की बनती हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये अक्सर लोग गलत कर जाते हैं। एक तो डोमेन रेलिवेंसी जाती है और एक पेज रेलिवेंसी बनती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, बल्कि एग्जांपल दी हुई है उसने। अगर आप ये डोमेन खोले ना तो डोमेन की कोई रेलिवेंसी नहीं है, डोमेन नेम की गिटार लेसन से कोई रेलिवेंसी नहीं है। ये बात सही है या गलत? sharedsource.com की कोई रेलिवेंसी नहीं है, लेकिन पेज की है। अमर पहुंच गया उस बात पे जो मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, पेज रेलिवेंसी इज मच मच इम्पोर्टेंट देन डोमेन रेलिवेंसी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और पेज रेलिवेंसी कैन बी क्रिएटेड इजीली रादर देन डोमेन रेलिवेंसी। ठीक है, आपको एक बात याद रख बता दूं कि गूगल आपकी पोस्ट रैंक करता है या पेज रैंक करता है, गूगल आपकी डोमेन रैंक नहीं करता। मेरी इस बात से आप लोग एग्री करेंगे या नहीं? सो दैट्स मीन जो आप कीवर्ड सर्च डाल रहे हैं, ठीक, लो जी 200% तैमूर की तरफ से आ गए। सुनाओ बेट, क्या बात तैमूर यार, बड़े बड़े टीचर्स के पास जाते हो, किसी ने बताया पेज रेलिवेंसी और डोमेन रेलिवेंसी के ऊपर? जो बात अभी मैंने बताई है
कि गूगल कभी डोमेन रैंक नहीं करता है। गूगल यहाँ तो पोस्ट रैंक करता है या यूआरएल रैंक करता है यहाँ आपका। अब कुछ लोग कहेंगे यार ये डोमेन रैंक हुई थी फलां फलां, वो डोमेन जो रैंक होती है उसका फ्रंट एंड पेज का भी एक यूआरएल होता है, ठीक है, वो यूआरएल रैंक हो रहा होता है। तो अब यहाँ पर आपको और मुझे ये समझ आना चाहिए कि जो पेज रेलेवेंसी फैक्टर है वो बहुत ज्यादा अहम है बनिस्बत डोमेन रेलेवेंसी। हम डोमेन को तो रेलिवेंट नहीं बना सकते क्योंकि हमने एक्सपायर्ड डोमेन ली है, पता नहीं क्या नाम आ गया ये वो। हम अपने कंटेंट और लिंक बिल्डिंग टू ए पर्टिकुलर पेज क्या कर सकते हैं, हम उस पेज को, उस पोस्ट को तो रेलिवेंट बना सकते हैं ना जी। शेड सोर्स वाले ने क्या किया, ऑनलाइन गिटार लेसन को रेलिवेंट किया और रैंक कर दिया। अथॉरिटी उसको कहां से मिली, डोमेन से। तो अब जरा यहां पर आए, इस यूआरएल को एनालाइज करें। क्या ये कोर ऑफ एसईओ को पूरा नहीं कर रहा? अथॉरिटी उसको डोमेन से मिल गई, शेड सोर्स से, रेलिवेंसी उसको पेज से मिल गई। क्यों आमिर, कोई बात आई समझ में? या रिपीट करो इस चीज को, क्योंकि 99 गुरुज को पता ही नहीं है। वो कहते जी ऑन पेज एसईओ कर लो। लिंक रहती तो टिंक रहती तो पिंक रहती है। लेकिन ये बात बड़े पते की है जो अभी मैंने बात की है कि यहाँ पे तो आपने आपने अब यहाँ पर आपको क्या फायदा। देखो फर्ज करो मेरे पास ये डोमेन ऐसे होती, अब मैं जो अगली बात करने जा रहा हूं, फर्ज करो ये guitarlessons.com, इसकी अथॉरिटी होती PR5 या PR6, ठीक है, और साथ में ऑनलाइन गिटार लेसन्स होता पेज आपका। अब यहाँ पर क्या फायदा होता हमको, क्योंकि एक तो डोमेन रेलिवेंसी आ गई, हमें मिल गई है डोमेन रेलिवेंसी। मेरा क्वेश्चन का जवाब दो, बातें ना करो। इसमें और इसमें क्या फर्क है? कंसीडर दैट के guitarlessons.com इज ए हाई अथॉरिटी साइट्स। ओके, आप लोगों को एक बात समझ नहीं आएगी कि जब श्रेड सोर्स आपने ले ली साइट, ये डोमेन रेलिवेंट अथॉरिटी है इसकी, इसकी प्रोफाइल की कोई अथॉरिटी नहीं है। प्रोफाइल जो बैकलिंकिंग प्रोफाइल है उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है, ठीक है। तो आपने एक गिटार लेसन का पेज बनाया तो आपने उसकी बैकलिंकिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। बैकलिंकिंग स्टार्ट करके उसकी रेलिवेंसी क्रिएट करने में कुछ टाइम लगता है, ठीक है, महीना लगेगा, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन तो लगेगा। नाउ ये साइड अथॉरिटी है, ये इमीडिएट रैंकिंग देगी। बात समझे या नहीं? ये बात उम्मीद तो है कि काफी लोगों के सर से ऊपर से गुजर गई होगी। हाँ, दूसरी जो मेन साइट हम फर्ज करते हैं, हम कैसे PR5 और उसकी नीच में लिंक्स बने हुए हैं, तो एज सुन एज वी पोस्ट अवर आर्टिकल वी विल गेट। अब जरा हम इसको डिफरेंट अंदाज से लेके चलते हैं। और टेक क्रंच कुछ भी पोस्ट करता है टॉप पे क्यों जाता है? मशेबल कुछ भी पोस्ट करता है टॉप पे जाता है, अपनी निच से रिलेटेड होता है या नहीं? अब हाजी क्रीम बश अगर वर्डप्रेस की पोस्ट डालता है, वो मशेबल को क्यों नहीं क्रॉस करता? ये चीज होती है कि पहले अपनी डोमेन की उस नीच में अथॉरिटी क्रिएट करो, फिर जो भी पोस्ट करो रैंक होगा। फिर लोग मुझसे पूछते हैं सर
ये साइट दिन में टॉप पे कैसे आ जाती है? हर जेम टीवी हर कीवर्ड के लिए टॉप पे क्यों? जेम टीवी ने अपनी अथॉरिटी बना ली है ना उसने में, वो उसको रेलिवेंसी खुद दे रहा है, वो जो भी पेज बनाता है उसको रेलिवेंट बनाता है और दैट्स इट। मेरा ख्याल है कि आपको इस क्वेश्चन का, इस चीज की आप कभी टेंशन नहीं होगी कि यार ये साइट अचानक इसकी हर पोस्ट क्यों टॉप पर आती है। इसको मैं खत्म करता हूँ। जो मैंने बड़े पते की बात बता दी, इरादा तो नहीं था, खैर मूड में था, मैंने कहा यार आप कहेंगे 30 दिन बाद आया है तो चलो कोई बात नहीं बताई। क्यों जी, पैसे पूरे हुए आप लोगों पे? कि वाह। अच्छा, चलो अब तुम, हमने देख लिया है कि रेलिवेंसी आती है दो शेप्स में, ठीक है? एक डोमेन रेलिवेंसी और पेज रेलिवेंसी। अगर तो डोमेन ऑलरेडी रेलिवेंट हो, अब यहाँ पर आप लोगों को मैं अगली बात जो कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हेल्थ की डोमेन लेनी है और हेल्थ टॉप निच है और एक्सपायर्ड डोमेन लेने जाते हो तो आपको हेल्थ की डोमेन $1000 में मिलती है, बिकॉज वो ऑलरेडी रेलिवेंट होती है, ठीक है? अगर आप लोग ऐसी डोमेन बाय नहीं कर सकते जो ऑलरेडी डोमेन रेलिवेंसी जिसकी हाई है, तो एक अच्छी डोमेन बाय कर लो, डिलीटर ले लो, एज डोमेन ले लो और उसकी पेज रेलिवेंसी पे काम करो। ये दो मेथड है। टाइम लगेगा जो दूसरा मेथड है पेज रेलिवेंसी का, बट अल्टीमेटली वो रिजल्ट आपको लेके आएगा, ठीक है? अच्छा, हाउ टू क्रिएट रेलिवेंट अथॉरिटी, खैर वो मैंने वैसे भी बता दिया, लेकिन थोड़ी सी इंग्लिश भी लिखी है ना यार, इंग्लिश भी तो पढ़नी है ना, मैं टाइम नहीं पूरा करना है। वी कैन बाय हाई पीआर एक्सपायर्ड डोमेन्स, ठीक है? वेट क्लास नीच में एक हाई भी है, परफेक्ट बट वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है? क्वालिटी पीआर डोमेन आपको जो है ना एक मैक्सिमम $200 से $300 तक मिलेगी। नॉर्मल क्वालिटी जिसकी रेलिवेंसी हमने क्रिएट करनी है, ठीक है? नॉट ऐसी डोमेन जिसकी हमने डोमेन की रेलिवेंसी ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक? एंड a relevant weight loss PR3 quality expired domain can even cost you $2000 and more, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है? वी मे नॉट यूज दिस ऑप्शन एट दिस टाइम, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम इस तरफ जाएंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल क्वालिटी PR3 डोमेन लेंगे फॉर आवर मनी साइट, और उसके बाद जो होता है ना क्वालिटी बैक लिंकिंग यूज करेंगे। बताइए, हम लिंक बिल्ड इस तरह के करेंगे कि हम रेलिवेंसी क्रिएट करेंगे। इवन हम कहते हैं कि हम ये चीज भी नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है? वी हैव टू लुक अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर टू रिप्लेस अथॉरिटी विच इज डोमेन एज। यानी हम PR3 डोमेन नहीं ले सकते, तो हम क्या कहते हैं, हम एज डोमेन ले सकते हैं। वी विल फाइंड रेलिवेंस निच, हम उस निच के अंदर जो हमारी निच है, एक तो निच रेलिवेंट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कोई 5 साल 10 साल 15 साल पुरानी डिलीटेड डोमेन लेके देखें, और उसके बाद उसको $5 के जरिए चाहे इससे भी कम प्राइस पे ले लें। तरीकाकार मैंने बताया है, गो टू फ्रेश ड्रॉप, यहाँ पर ये वेबसाइट पे आपने जाना है, निकालो भाई, $200 डोमेन परचेज करते हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि मैं इस वेट क्लास पे फर्ज करो, अच्छा यार जो मैं बता रहा होता हूँ उसकी कॉपी कैट ना करना शुरू कर देते हो, ठीक है? कहने का मतलब ये होता है कि अगर मैंने वेट लॉस सर्च कर रहा हूँ तो दैट डजंट मीन कि आप वेट लॉस ही सर्च करो जाके, यार आप अपनी मर्जी से जो आपका कीवर्ड है उसी के साथ वेट लॉस का इसलिए कहता हूँ कि जनरल से मेरे जेहन में आती वेट लॉस है, मैंने काम जो वेट लॉस निच में किया हुआ है। हाँ, आप अपनी नीच का नहीं, मैंने इसलिए कह रहा हूँ, मैंने मुझे जो पता चला यार, एक मेरी साइड से फैट लॉस फैक्टर, मैंने वो पूरा एनालिसिस कराया एक बैच के अंदर, ठीक है? तो उस बंदे ने क्या किया, फैट लॉस फैक्टर डैश कुछ नाम बना के उसने उसी के ऊपर काम शुरू कर दी। वाह जी वाह, मेरा स्टूडेंट है वैसे। खैर अब तो वो PR10 का स्टूडेंट है, मेरा तो नहीं रहा, मेरे पास PR10 नहीं थी।
लोग कहते हैं मैं मुश्किल पढ़ा देता हूँ, हमको तो वो चाहिए जो अलिफ बे पे ते, अलिफ अब्बा बे बाबा ते पे पंखा सिखाए। अच्छा, अब तालियां। अच्छा ये देखो ना, इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर यहाँ पर क्या करो, इसकी एज है, ठीक है, हम इसको फर्ज करें 10 साल तक ले जाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सर्च करो भाई। गो। वो 21 डोमेन ले आता है। जब वो 21 डोमेन लेके आता है ना, हमने यहाँ पर ये देखना है कि उसकी क्या है इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्लोज आउट हम नहीं बाय कर सकते, ठीक है। वी विल गो विद रजिस्टर, REGF, ठीक है। ये हमने जो डोमेन के साथ ये लिखा होगा, इसका मतलब है रजिस्टर फ्री, अभी जाकर रजिस्टर कर लो, ठीक है। लाइक द फास्टेस्ट वेट लॉस इन द वर्ल्ड.com। इसकी एज देखो कितनी पुरानी है, ठीक है, 11 ईयर्स। अब हम अथॉरिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास PR परचेज करने के पैसे नहीं है, तो हम अथॉरिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं एज के साथ, ठीक है। आफ्टर ऑल हमने पेज रेलिवेंसी क्रिएट करनी है, तो जो पेज रेलिवेंसी जब हम क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डोमेन को भी अथॉरिटी देगा, क्योंकि पेज रेलिवेंसी हम जाहिर बात है IPR लिंक बिल्डिंग से करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपकी डोमेन की अथॉरिटी नहीं है लेकिन डोमेन हाई है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। और ये मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूँ, ये मैं टेस्ट कर चुका हूँ। और ये जब मैं रैंकिंग करता था, मैं अभी भी 4 साल से पुरानी डोमेन लेता हूँ, ठीक है। मैं पर्सनली आपको बता दूं, तो मैं 4 साल से पुरानी, मेरा क्राइटेरिया ये डोमेन लेनी है मैंने, फिर उसकी मत मारनी है। जैसे ये weightlosfor.com, ये है, पता नहीं क्या है, ये नाम ही नहीं मुझे पढ़ा जा रहा, फॉर CNR, मतलब। लेकिन इस तरह की डोमेन ना परचेज कर लेना भाई, डोमेन थोड़ा सा अच्छा, नाम भी अच्छा। weightlosselite.com, इट्स अ गुड नेम। अब इसको देखोगे, इस डोमेन के ऊपर कुछ 45 पेजेस हैं। वे बैक मशीन में जाओ, चेक करो इस डोमेन का कोई कंटेंट है तो वो भी आप रीयूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात समझ में आई, किस तरह हम रेलिवेंसी क्रिएट करते हैं और डोमेन को किस तरह हम हाई अथॉरिटी रेटिव करते हैं, ठीक। ये मैं वही बताया कि आई विल चूज डोमेन ऑन द बेसिस ऑफ एज, माई चॉइस इज मिनिमम। यार वे बैक ये है, चन्नक तंग सारे होए रात वह क्यों आमर, क्या हुआ? आमर तो खुशी से टपना ही शुरू हो गया पंजाबी में। मैं इतना बिजी था, मैं आप लोगों को बताऊं, आमर मेरा 1-to-1 कोचिंग स्टूडेंट है, ठीक है, स्काइप के ऊपर। मैं इसको 15 दिन से, या मेरे 20 दिन हो गए, इसको टाइम नहीं दे रहा था। क्यों आमर, ऐसे ही है, इतने दिन हो गए ना। अच्छा, तो क्या ख्याल है, 15-20 दिन का कोटा पूरा हो गया या नहीं? अच्छा, वे बैक मशीन के अंदर जाके आप क्या करोगे कि आपने जो डोमेन फायर, तो मैंने उसे कहा कि इसको कहा, मैंने कहा यार लेक्चर में आ जाओ, इसी में हम इंशाल्लाह कोटा पूरा कर देंगे। नशा पूरा, लोगों को नशा हो जाता है ना हमारा SEO का, जो हम पढ़ाते हैं उसके बाद वो लगा रहता है, 15 दिन बाद नशा टूटता है तो लड़ने शुरू हो जाते हैं। मैंने तो इसे कहा यार अपनी पेमेंट ले लो वापस। ये कहता नहीं जी, पढ़ना है आपसे, ठीक है। जान नहीं कहते, आप जान छुड़ा रहे हैं, मैं नहीं छुड़ाऊंगा। बात आई समझ के। अब वेब आर्चिव पे जाओ तो आपको अपना कंटेंट भी मिल सकता है, और मैंने ये लिया हुआ कंटेंट लेके रैंक भी किया हुआ है, ठीक है। बस थोड़ा सा ज़हन आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है।
हमेशा डोमेन आपने सर्च करनी है RG_FEE, ठीक है। सो अब ये काम पता क्यों लोगों को नहीं आते। अब मैं आपको एक जनरल बात कर रहा हूँ, हसनैन हो गए या तैमूर हो गए, जो और भी आप लोगों के दूसरे ग्रुप में, उन्होंने प्रैक्टिकली नहीं किए होते, ठीक है। मैं उनके खिलाफ नहीं होता, मैं उनको कहता हूँ उनको पता ही नहीं है, वो आपको बताएंगे क्या। या तो एक काम है कि जो मेरे जो वेबिनार्स हैं ये लोग वो एक्सेस कर लें किसी तरीके से, तो वो पढ़ लें, ठीक है, देख लें, सुन लें, तो वो दोबारा पढ़ा दें आप अपने अंदाज में। लेकिन जब पढ़ाएंगे तो इस तरह समझाएंगे क्या, तो उनको समझ ही नहीं आती। अक्सर लोगों को रेलिवेंसी नहीं समझ आ रही होती कि रेलिवेंसी कर। अब मैंने ये प्रैक्टिकली किया है खुद से, मेरी ये रिसर्च है जो मैं आपको शायद दिन महीनों की रिसर्च है जो शायद मैं आपको 1-2 घंटे में बता रहा हूँ, ठीक। क्योंकि मैं रेलिवेंसी समझने में मैंने बहुत टाइम लगाया था। मुझे आज तक याद है कि यार रेलिवेंसी है क्या, ये पेज उसने कैसे रेलिवेंट कर दिया। तो फिर आस्ता आस्ता ये सब कुछ एक्सप्लोर हुआ मेरे ऊपर, नाजल हुआ, कह लें नाजल ही होता है वैसे। अच्छा, आप क्या कर सकते हो कि आप वेब आर्चिव को यूज करके ना तो अपना कंटेंट बना सकते हो। तो आप मैनुअली भी बना सकते हो लिंक स्ट्रक्चर, या एक सॉफ्ट या एक कंपनी है इसको पैसे दो $15 में आपका। अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है, जो देखने की होती हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि यू ट्राइड योर सेल्फ मैनुअल, ठीक है। होता क्या है कि जो यूआरएल स्ट्रक्चर होता है ना उसके ऊपर पेनल्टी भी पड़ी हो सकती है। आप एक ओल्ड एजेड डोमेन को रिकवर करते हो, वे बैक डाउनलोडर क्या करेगा, ये रिकवर करेगा, पुराना यूआरएल स्ट्रक्चर बहाल कर देगा एग्जैक्ट आज से 10 साल पहले जो था। तो डर ये होता है कि यार कहीं गूगल की इसके ऊपर पेनल्टी ना लगी हो। वैसे खैर 10-12 साल पुरानी साइटों पे कोई पेनल्टी लगती भी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त गूगल भी इतना कोई टेक्निकल नहीं था। ये गूगल तो टेक्निकल हुआ है 2011 के बाद या 10 के बाद, 12 के बाद, जब हम जागे बीच में एसईओ करने, तो उन्होंने कह दिया क्यों आगे भाई। कहने की बात ये है कि मैनुअली करो। एक तरीका कार था मेरे पास, मैं ट्राई करता हूँ अगर मुझे याद आ गया। उसमें ये होता कि मैं मैनुअली बिल्ड करता था और उसके बाद मैं उस साइड में फाइंड करता था कौन से हाई पीआर पेजेस हैं, ठीक है। तो फिर मैं उन हाई पीआर पेजेस का रिस्क ले लेता था और रीबिल्ड कर देता था। बाद का सक्सेसफुल भी होता, बाद का ये होता था डोमेन का पीआर कुछ भी नहीं हो, हाई पीआर 4 आ जाता था। 10 साल बाद भी मुझे पीआर 4 मिल जाता था। है ना अजीब बात, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर रीबिल्ड करने से। तो ये वे बैक डाउनलोडर के जरिए आप कर सकते हो, या आप मैनुअल करो। मैं मैनुअल के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। इसका ये होता है कि एक वे बैक डाउनलोडर वाले ये कहते हैं एग्जैक्ट लिंक स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो इसमें रिस्क भी है, आपको पेनल्टी भी बढ़ सकती है। उसी यूआरएल पे अगर कोई पेनल्टी पड़ी हुई तो इसमें रिस्क आ सकता है। आप जब यूआरएल बनाएंगे नया तो वो ऑटोमेटिकली वो फ्रेश होगा, उसके ऊपर पेनल्टी नहीं पड़ सकती। नेक्स्ट चीज है कि आप, अच्छा, अब आपको समझ आ गई क्यों हम लोग, जब मैं अब ये डोमेन को मैं जब अब मैं एक डोमेन है उसकी ब्रांडिंग करता हूं, श्रेड सोर्स डोमेन है, मैं उसकी ब्रांडिंग कर रहा हूं गिटार लेसन में, तो वो कौन सी डोमेन हो जाती है, एक डोमेन है लाइक happyending.com, ठीक है। और उसकी मैं ब्रांडिंग करता हूं गोल्फ निच में, तो वो happyending.com किस निच, क्या डोमेन हो जाती है, उसका क्या नाम रखेंगे हम लोग। तो भाई जवाब भी दो। ये कहानी जो मैंने सारा ये घंटा डेढ़ आपको बताया है उसका एक नाम है। यस आमिर, यू आर राइट। काशिफ, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई। चलें जी, अब तो बता दो यार, अब भी समझ नहीं लगी। लो जी, आज जो बताएगा उसको जो है ना उसको क्या करेंगे, उसको कुछ इनाम देंगे। आमिर को तो मिल गया नाम, उसका क्या नाम होगा डोमेन का, बताओ। क्वेश्चन ये है कि मेरी एक डोमेन है happyending.com,
मैंने उसको फिट कर लिया, हाई अथॉरिटी बना दिया है गोल्फ निच में, तो वो डोमेन क्या बन जाती है, उस डोमेन को क्या कहते हैं। और डोमेन भी पुरानी है, एज्ड है, लेकिन उसकी जो मैंने रेलिवेंसी क्रिएट कर दी है गोल्फ निच में, तो वो उस डोमेन को हम क्या कहेंगे, क्या नाम होगा। अब्दुल वहाब तुम्हारा भी नाम पक्का, सही नाम बताओ। काशिफ सैफ तुम्हारा भी नाम पक्का। टाइम दे रहा हूँ सरें, तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। लो जी, तुम्हें और अब तो सबको ही पता चल जाना चाहिए है। ठीक है, ब्रांडेबल डोमेन बन जाती है। अब भाई समझ ब्रांडेबल डोमेन होती क्या है, सारी दुनिया ने कहानियां सुनाई होंगी आपको कि ब्रांडेबल डोमेन, और हम उसको सिलेक्ट किस बेस पे करते हैं और कैसे करते हैं। सही सही बताना, आई समझ या नहीं। जब पंजाबी में कहते हो कुछ पल्ले भी पिया, या उत्तों ही गुजर गया। अगला सेशन फिर अगले महीने करें। आज जो सेशन था हमने इसके ऊपर कर दिया है। नहीं, कमिंग वीक नहीं यार, हम कल करेंगे। एक्चुअली यार आई विल ट्राई टू क्लियर दिस प्रोबेबली दिस वीक, ठीक है। मैं ऐसे कहूँ कि यार मैं खुद भी तंग होता हूँ इस तरह के, मैं प्रॉमिस करके ना आऊं, मेरी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है किसी के साथ या काम स्टार्ट हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको एंड कर दें। ये हमारे से हमारे मतलब आज जो सेशन में इस पे टाइम ज्यादा दे दिया, ये बड़ा अहम सेशन था, ठीक है। ये दोनों कल कवर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट में हम जो है ना लोकल एसईओ को मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ काफी इंट्रोडक्शन, तो कर लेंगे कुछ, मतलब 1 2 3 दिनों में हम तकरीबन ये काफी सेशन कवर कर जाएंगे। और होपफुली मैं कोशिश ये मैं गुजारने की कोशिश नहीं करूंगा, जितना भी टाइम दूंगा उसके अंदर इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि कवर कराई जाए चीज प्रॉपर तरीके से, आप लोगों के सर से ना गुजरे, आपकी समझ भी है, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगेगा कि टीयरिंग होती क्या है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ये तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। 10 मिनट के अंदर ये मैं कवर कर दूंगा और उसके बाद ये करेंगे, ठीक है। तो कल हम बेसिकली बैकलिंकिंग को छेड़ेंगे, ठीक है। अभी तक कोई चीज, हाँ तैमूर, कोई क्वेश्चन तुम्हारे जितने भी थे, या सबका आंसर हो गए। और आप लोगों को ये मिल भी जाएगा वीडियो भी, अमीर कोशिश, हाँ कीवर्ड से रिलेटेड कर लो, डोमेन कर लो कर लो, बोलो, मैं कोशिश करूंगा कि आंसर दे दूं। अच्छा, जो नॉन इम्पोर्टेंट एंकर्स का वो है, वो बेसिकली जेनेरिक एंकर्स होते हैं, ठीक है। क्लिक हियर दिस टाइप के वो आपको एक लिस्ट दे दूंगा, उसको यूज कर लेना, ठीक है। उसको जस्ट कॉपी पेस्ट मार देना उसमें से लिंक्स निकाल के। काशिफ सैफ ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था सर जी, दिल खुश कर देता है। क्यों, क्या हुआ। अभी तो कुछ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, क्या तैमूर क्या कह रहे, कीवर्ड स्पाइडर बना के क्या करना है। अच्छा, वो इकट्ठे रैंक करने के लिए क्या करते हैं, वो नेक्स्ट कल करूंगा, मैं तुमको बता दूंगा यार। जहाँ मैं एक सादा वर्ड्स में ये बता दूंगा कि यार मेरे पास वो ना बना हुआ पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ उसी को ही आपको रिपीट कर दूं, ठीक है। 1 मिनट ठहरो, 1 मिनट ठहरो, मुझे जस्ट 2 मिनट दो ताकि मैं उसको सर्च कर लूं। सर्च करके ना तो वो मैं अभी क्लियर कर देता। नहीं जरूरी यार।
अब भाई हसनैन शबीर साहब, माई फैट लॉस फैक्टर्स जो मैंने लिखा था ना, वो एक जेनेरिक सा नाम लिया है, उसको कॉपी ना करो यार। यही यही वजह से मैं कहता हूँ मेरी चीज को कॉपी ना करना शुरू कर दिया कर, तो क्योंकि जरूरी नहीं होता कि उसमें हर चीज मैंने सही वो जो उस तरह बताई। वो शीट एक जेनेरिक शीट है, अपनी शीट बनाओ। हाँ तो देख के तो बनाओ, लेकिन उसमें मैंने माई तो एक जेनेरिक नाम लिया है, ठीक। अच्छा, नहीं। और नहीं यार, मेरी बात सुनो हुसैन, माई का मतलब ये है कि वो मेरी डोमेन नेम है यार, माई फैट लॉस फैक्टर्स, ठीक है। और माई आप अपने हिसाब से बनाओ, माई को ना यू माई को रिप्लेस ना करो भाई। सही बनाओ जो बना सकते हो, ठीक है। मैंने कई दफा आपको बताना बनाना सिखाया है। मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझको वो मिल जाए तो मैं आपको ना अभी वो मोर कीवर्ड्स वाला कंसेप्ट भी समझा दूं कि कंसेप्ट है क्या। मुझे लगता है कि मिल गया। नहीं है, इसमें तो नहीं है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसमें वो पता नहीं कहाँ मटेरियल पड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि हम रैंक जो मल्टीपल कीवर्ड्स है ना उसको किस तरह टारगेट करते हैं, ठीक है। यार ये हमारे कीवर्ड्स हैं तैमूर, समझ रहे हो? नजर आ रहा है तुमको? ये मेरा कीवर्ड्स हैं 10, ठीक है। नजर आ रहे हैं या नहीं? मैंने क्या करना है कि मैंने इन 10 कीवर्ड्स को सेंटेंस एक बनाना है, और उस वन सेंटेंस बनाऊंगा, ठीक है। और मैक्सिमम कीवर्ड्स को यूज करूंगा, ठीक है। बात समझे या नहीं? और एक बात याद रखिए कि गूगल जब कीवर्ड्स लेता है तो वो कीवर्ड्स के आर्डर पे नहीं चलता। ये क्या हुआ है, मतलब कि अगर मैं कीवर्ड बनाऊंगा, ठीक है, ये वैसे साइड है भी तो मैं इसका कीवर्ड वैसे भी उठा सकता हूँ। ओके। अच्छा, ये आप देख रहे हो, ये टाइटल जो मेरी पोस्ट का टाइटल, अब मैंने इसका एक सेंटेंस बना दिया। आगे बात समझे। अब जरा इसमें नोट करो कितने कीवर्ड्स हैं, कितने कीवर्ड्स मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर, ठीक। आ जाओ जी, फैन 375, कॉपी पेस्ट, पहला कीवर्ड कवर हो गया इसके अंदर। फैन 375 रिव्यूज, ठीक है। फैन 375 मैं यहां से लूंगा, नहीं ज्यादा है अमर, और रिव्यूज मैं यहां से लूंगा। सेकंड कीवर्ड कवर हो गया। अब अगला कीवर्ड है फैन 375 कस्टमर रिव्यूज, ठीक है।
क्यों जी, ये हो रहा है या नहीं? यहाँ से लोग, मैंने कहा गूगल को आर्डर काउंट नहीं करता, ठीक है। सो कीवर्ड मिलना चाहिए आपके सेंटेंस में। ये हो गया। अब फैन 375 GNC। क्यों जी? आमिर साहब कुर्सी पे बैठना है, टपने नहीं शुरू कर देना आपने। अच्छा, यहाँ से मैंने साइड इफेक्ट, अच्छा शायद मैंने साइड इफेक्ट्स का कीवर्ड नहीं ऐड किया, ठीक है। ये ले टू अवॉइड साइड इफेक्ट्स, ठीक है। जी बिल्कुल। नहीं, साइड इफेक्ट्स भी आ गए। अब देखो मेरा एक सेंटेंस है और उसमें अंदर मैं फैन 375 वेयर टू बाई, ये मेरे कीवर्ड थे। अब मैं कीवर्ड बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मेरा फार्मूला नहीं, ये मैंने सीखा था एलेक्स बेकर से, ठीक है। उसके कोर्स से सीखा था मैंने, फिर इसको इम्प्लीमेंट किया एंड इट वर्क्स। फैट लॉस फैक्टर ऐसे ही तो रैंक की थी। अब यहां से मैंने बाई, ये ले जी, ये पूरा का पूरा कीवर्ड उठाएं। ये आ गया और ये रिव्यू आ गया, पूरा वर्ड नहीं, जितना हमारा कीवर्ड चाहिए। वेयर टू बाय, ठीक है, ये लें। क्यों तैमूर साहब, समझ आ रहा है? सारी अच्छी होगी इंशाल्लाह आज। फैन 375 रियल रिव्यूज, ठीक। हाँ जी। यार नॉर्मल ब्लॉगर तो मैं बंदा नहीं हूं, ठीक है। ट्राई करके देखो। ये ना पूछा करो यूज कर सकते हैं या नहीं, कर दो, देखी जाएगी। जो मेरा मोटिव है ना, मैं करने के बाद सोचता हूँ यार मैंने किया क्या है, ठीक है। सोच के नहीं मैं कुछ करता, कर देता हूँ कि यार कर दो सही। ये मैं अभी जो वीडियो शुरू की है, बस मैंने कहा करना है भाई। नहीं आती इंग्लिश, भाड़ में जाए इंग्लिश, जो भी आता है बोलना है बस। ना कोई सेंटेंस चल रहा है, ना कोई ग्रामर का ख्याल है, बस कंसेप्ट दे रहा हूं मैं लोगों को। अल्लाह का शुक्र है, इट वर्क्स फॉर मी, इट वर्क्स फॉर देम। इवन मैं कैमरा शाई पर्सन हूं, मैं इतना कैमरे पे नहीं आता, लेकिन हिम्मत तो क्रिएट की, बस जेन में एक आइडिया आया एंड आई पुट इट ऑन कि यार ये करना है, ठीक है। दैट्स इट। सो कर दो, देखी जाएगी, क्या होगा यार, सीधी सी बात है। अगर फिर भी तुम लोगों को कोई इश्यू है, समझ नहीं आ रही, जो तुम डरते हो, और यार 10 $1.5 की डोमेन परचेज करो, रगड़े मारो उसके साथ। आज तक तो मैं लोगों को हमेशा यही समझाता हूँ कि एक $1.5 की डोमेन ले लो और ये सोचो कि तुमने इसके साथ वो करना है जो गूगल नहीं कहता कि नहीं करना है। और डरते हो यार तुम लोग, उड़ा के रखो अपनी डोमेन की, बजाओ टका के, ठीक है। क्या होगा, होगा क्या आपको? गूगल गूगल का जो एल्गोरिदम है ना, वो एक्शन बेस नहीं है। आप लोग को कब तक मैं समझाऊं कि गूगल एक्टिव नहीं है? गूगल का जो सर्च एल्गोरिदम है वो एक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट करता है। कभी किसी ने ये बात सोचने की कोशिश की है कि गूगल पेनल्टी खुद से नहीं डालता, आप पेनल्टी के लिए बुलाते हो तो वो पेनल्टी डालता है? कभी ऐसा हुआ कि डोमेन के ऊपर आपने बैकलिंकिंग की ना हो, उसके ऊपर पेनल्टी डाल गई हो? सो ये ध्यान में रखिएगा कि गूगल इज रिएक्टिव एल्गोरिदम। जो गूगल का जो रैंकिंग एल्गोरिदम है, जो सर्च एल्गोरिदम है, वो रिएक्टिव एल्गोरिदम है। रिएक्टिव का मुराद कि आप कुछ करोगे तो वो कुछ रिएक्ट करेगा ना। अच्छा, जब आप कुछ करोगे वो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि यार एक बंदा करो, ये एल्गोरिदम इस तरह रिएक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर आप लूप होल्स निकालोगे।
बात समझ गए हो ना, लूप होल से हमारा ये होता है कि यार हाँ भाई, मैं इसको, वो कहते हैं पंजाबी में, पतली गली से निकल जाऊं, मैं पतली गली इधर से निकालता हूँ, ठीक है। ये इस तरह के जो फार्मूले आते हैं ना, ये तब भी आते हैं जब आप एक्ट करते हो। जैसे ये एक ही लाइन में सारे के सारे कीवर्ड डाल दिए, ये टाइटल में भी आपने डालना है, ये आपने अपने साइट का टाइटल भी रखना है, ये आपने वो जो स्निपेट बनता है, गूगल स्निपेट मार्ट, उसमें भी फेंक देना है, ठीक है। ये सारा का सारा कीवर्ड गूगल की ऐसी की तो ऐसी रैंक नहीं करता वो, इन सारे कीवर्ड्स के अगेंस्ट एक कीवर्ड। अब हो क्या रहा है, आपने यहाँ पर रेलिवेंसी की अभी बात की है, आप तो इसको रैंक कर रहे हो यार, ये बाकी सारे खुद ब खुद रैंक होंगे। गूगल रेलिवेंसी निकालेगा, गूगल कहेगा ले भी ये साइट तो एक ही तो लाइन में, मतलब कि वो इसी सेंटेंस के ऊपर ये कीवर्ड भी रैंक कर देगा, इसी सेंटेंस के ऊपर ये भी कर देगा, इसी सेंटेंस के ऊपर ये भी कर देगा। पल्ले पड़ी ये बात समझ, सेंटेंस तो आपके पास एक है, और गूगल जो है था ना, कंटेंट आपका बहुत बाद में देखता है। फर्स्ट क्या देखता है, टाइटल, स्निपेट, ठीक है, साइट टाइटल। मतलब इन चीजों के ऊपर आप ज्यादा फोकस करो, ये उधर फेंक दो, मारो ऐसी की तैसी, ना रैंक हो तो पकड़ लेना जाकर गूगल को, मुझे नहीं। होगा क्या, ट्राई तो करो ना यार, लेट्स डू इट। तो यार अब्दुल वहाब, जो वर्ड प्रेस जोस्ट एसईओ कहते हैं ना, उतनी डिस्क्रिप्शन रखो, 160 कैरेक्टर्स या जितने भी हो, ये उसके अंदर आता है, ये मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। फैट लॉस फैक्टर भी मैंने ऐसे किया था, तो एक पेज बनाया था, वो सारे के सारे कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा था। सिर्फ यही फार्मूला मैंने अप्लाई था, मैंने ये इसको बड़ी डिटेल में रैंक मोर कीवर्ड्स जो मेरी प्रोडक्ट है उसके अंदर एक्सप्लेन किया है। हो सकता है, हो सकता है, गूगल के साथ तो कुछ भी हो सकता है, इतना प्यारा वो सर्च इंजन है, आप करते ही कुछ नहीं, डरते रहते हो। करो तो सही अब्दुल वहाब, ट्राई करो, देखो होता है या नहीं। अब फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, अब फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है कि वी आर ओनली हैविंग वन ब्लॉग। मेरे साथ, मैं ये तजर्बे क्यों कर लेता हूँ कि मेरे पास, मैंने $10 की डोमेन परचेज की, ठोक दी, देखी जाएगी, ठीक है। हमारे पास नॉर्मली, हम लोगों के पास एक ही ब्लॉग होता है, हम उसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अगर आप $10 की नहीं अफोर्ड कर सकते तो $1.5 या $2 की ढूंढ लो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। लर्निंग आप अपनी मेन डोमेन के ऊपर, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि लर्निंग करो, टेस्टिंग कहीं और करो। पता नहीं है मुझे अब्दुल वहाब, लेकिन नॉर्मली 160 कैरेक्टर्स ही यूज होते हैं, और योस्ट वाले भी यही यूज करते हैं। यहाँ पर 298 हुआ, वो एक स्टैंडर्ड होगा, कोई प्लग इन ने कोई सेटिंग की होगी, कोई शायद प्लग इन हो, वो देखना पड़ेगा। वैसे मैंने कम देखा है, मुझे बताना कौन सी है। सो टेक्निकली क्या है कि हम लोगों ने ये टॉपिक भी कवर कर दिए। मैं देखने लगा हूँ। हाँ, ये कोई एक स्टैंडर्ड है। मैं समझ गया हूँ, ये कोई एक स्टैंडर्ड है। ये एक्चुअली मैंने भी कहीं देखी हुई है ऑलरेडी इस तरह की। ये किसी प्लग इन के जरिए करते हैं, देखना पड़ेगा। ये मैं साइट आ गई है, मैं इसको देखता हूँ, ठीक। और कोई क्वेश्चन? चले, मेरे ख्याल आज काफी है भाई, बड़े अरसे बाद इतना ऐसे तबीयत ना खराब कर दे मेरी, इतने मुश्किल काम नहीं होते अब मुझसे।
चलें, ये अपना ख्याल रखें, शहरी में पढ़ के दुआएं दीजिएगा। 14 की हमारी प्रोडक्ट है, उसके लिए भी दुआ कीजिएगा, वो अच्छी जाए, ताकि हमारी ईद भी अच्छी हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है, ओके यार, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। होपफुली कल भी हम करेंगे इंशाल्लाह, एक दो वेबिनार आगे करके ना तो हम ये फिनिश कर देंगे। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। बाकी चलो छोड़ो।